Assalamualaikum dear student. Statistics and Business Mathematics 2017 प्राइवेट बीकॉम पार्ट 1 का सॉल्यूशन यहाँ किया जा रहा है। और 2017 प्राइवेट में सेक्शन ए में से 3 सवाल आपको दिए जाते हैं और कोई 2 सवाल आपको करने होते हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1A आपसे पूछा गया है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मालूम करनी है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट 3 और 5 है और दूसरा -2 और 3 है। इन 2 पॉइंट के दरमियान हमने इक्वेशन को मालूम करना है। यहाँ हम डेटा बनाएंगे तो डेटा के अंदर x1 जो होगा वो हमारा 3 के बराबर होगा और y1 हमारा 5 के बराबर होगा और x2 -2 के बराबर होगा और y2 हमारा 3 के बराबर होगा। इक्वेशन में आएंगे और इक्वेशन के अंदर आकर वैल्यू को पुट कर इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू पुट होगी y - 5 इक्वल 3 - 5 डिवाइड -2 - 3 मल्टीप्लाई x - 3। नोमिनेटर में से लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, डिनोमिनेटर में से लेस करेंगे माइनस का 5 आएगा। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, y - 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बनेगी 5y इक्वल 2x + 19। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला सवाल आपको इक्वेशन से मुतालिक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1B जो है इसमें आपसे कह रहा है कि आपको वर्टेक्स को फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है y = 2 + 2x² - 5x। और फिर आपसे कह रहा है कि आपने ये भी बताना है कि आपका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला होगा वो किस वे में ओपन होगा। तो पहले हम लोग इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 2 है। इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं तो पहले a का कोएफिशिएंट जो होगा वो 2 बनेगा, b का जो x का कोएफिशिएंट है वो b कहलाता है, -5 होगा और कांस्टेंट जो c होगा वो 2 के बराबर होगा। वर्टेक्स के फार्मूले में आएंगे। वर्टेक्स का फार्मूला होता है x निकालने का -b/2 है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वर्टेक्स का आंसर आ जाएगा 5/4। वर्टेक्स का आंसर हम निकाल लेंगे। वर्टेक्स के बाद x का आंसर निकाल लेंगे। वर्टेक्स में x के बाद अब y का आंसर निकालेंगे। तो y निकालने का, वर्टेक्स में y निकालने का जो फार्मूला होता है वो y = 4ac - b² / 4 है। वर्टेक्स के फार्मूले में आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स में y का आंसर जो होगा वो -9/8 आ जाएगा। तो वर्टेक्स में x का आंसर 5/2, वर्टेक्स में y का आंसर जो है पॉइंट का वो -9/8 आएगा। तो वर्टेक्स का हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमें ये बताना है कि पैराबोला ओपन कैसे होगा। इसके अंदर हमें इक्वेशन दी गई है 2x² - 5x + 2। स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। जब हमारा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा हो तो पैराबोला ओपन हमारा अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि x² पॉजिटिव आ रहा है तो जब पैराबोला ओपन होगा वो अपवर्ड शेप में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1A पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो हमारा डेरिवेटिव से मुतालिक पूछा गया है। क्वेश्चन रूल दिए हुए हैं, इसमें डिवाइड के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले v लिख देंगे, डेरिवेटिव u का लेंगे और फिर u लिख देंगे, डेरिवेटिव v का लेंगे और v की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। ये ऐसे आ जाएगा x + 3। x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। x² ऐसे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस वाले 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2x² + 6x और x² को 1 से कराएंगे तो -x²। 2x² में से 1x² लेस करेंगे तो x² आ जाएगा और +6x ऐसे रहेगा और डिवाइड के अंदर 1 + x³ का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव जो हमें पूछा होता है वो पावर रूल से मुतालिक पूछा गया था, स्क्वायर रूट से मुतालिक। इसे जब पावर निकालेंगे तो इसकी पावर 1/4 बन जाएगी। और जब पावर के रूल के मुताबिक करते हैं तो पावर जो होती है हमारे कोएफिशिएंट में आ जाती है और जो बेस होती है उसकी पावर में से 1 को लेस कराते हैं। जो डेरिवेटिव लिया जाता है वो उसकी बेस का लिया जाता है। तो 1/4 ऐसे रहेगा। 1/4 में से 1 पावर निकालेंगे तो -3/4 पावर आ जाएगी। डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4x का निकालेंगे तो 4x³ आ जाएगा, -12x² आ जाएगा, +8 आ जाएगा। आगे मज़ीद
अगर हम देखें तो ये -3/4 पावर बेस के साथ पूरी नेगेटिव पावर है, इसको अगर उठा के हम डिवाइड में लेके आएंगे तो ये पावर डिवाइड में आ जाएगी और 4 भी डिवाइड में आ जाएगा। आपके पास जो नॉमिनेटर में रह जाएगा वो रह जाएगा 4x³ - 12x² + 8। इन तीनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका 4x³। इसका आंसर आ जाएगा x³ - 3x² + 2 डिवाइड 4x⁴ - 4x² + 8x⁴ ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हमें मैक्सिमा और मिनिमा से मुताल्लिक पूछा गया है। आपने क्रिटिकल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इस फंक्शन की, और इस पॉइंट का मैक्सिमा है या मिनिमा ये भी बताना है। तो इस पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो -18x आएगा प्लस 6 आएगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। फिर जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अगेंस्ट, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो -18 आएगा, और जब हमारा एक्स सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट जो होता है वो हमारा मैक्सिमा होगा, और जहाँ पर एक्स की कीमत 1/3 होगी और वो जो उसका पॉइंट निकलेगा वाई की कीमत निकलेगी, उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई थी वो दी गई थी f(x) = -9x² + 6x - 7, और इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे 1/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y की कीमत मिल जाएगी -6, और x की कीमत हमारे 1/3 थी, y की कीमत हमारे पास -6 बन गई। तो इस फंक्शन की सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/3 और -6 इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3a जो है वो हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, और जबकि एक 3/3 मैट्रिक्स जो है वो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो हमारा ये 0 इसका आंसर पता है, हम इसकी वैल्यू a की वैल्यू निकालेंगे। पहले 2 लिखेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, 12 -5 -3, प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1, 12, 2 -3, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रहेगा, फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 1, 9, 2 - 5 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/2 की तरह डिटर्मिनेंट की तरह से सॉल्व कर लेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा -5 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3b जो है हमें बता रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है जिसका आंसर जिस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स का आंसर वो बी मैट्रिक्स है, या बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स का आंसर है वो ए मैट्रिक्स, यानी ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो हमारी वेरिफिकेशन होती है कि जब हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आता है। यानी अगर हमने ए मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स निकाला है, अगर उसको ए को उसके इन्वर्स से करा दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो हम ये वेरीफाई करते हैं सबसे पहले, अगर हम ए समझ लें कि हमारा ए मैट्रिक्स है और बी जो है वो हमारा इन्वर्स है, अगर हम इसको ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएं तो आई के बराबर होता है। जब ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि जब ए को उसके इन्वर्स यानी जो बी रिजल्ट बी है उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। उसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, कोई 2 सवाल करने होते हैं, और ये 20 नंबर का एक सवाल होता है यहाँ पर इस सेक्शन के हवाले से, और सेक्शन ए के अंदर 2 सवाल होते हैं, 10 नंबर का एक सवाल होता है। तो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर आपको कैलकुलेट करके उसने मीन बता दिया है इस वेजेस का, और मीडियन बता दिया और मोड बता दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिए। सारा एक्स के हिसाब से उसने निकाल के वैल्यू मीन मीडियन मोड के आंसर आपको बता दिए हैं। फिर कहता है कि अगर इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर अगर हम 50 का इजाफा करें तो हमें सॉल्व नहीं करना बल्कि स्टेटमेंट के थ्रू बताना है कि मीन मीडियन मोड और रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए भाई, जब हम मीन मीडियन मोड की बात करते हैं तो अगर हर ऑब्जर्वेशन में पहले ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लें और फिर उसको चेंज करके उसमें हर ऑब्जर्वेशन में 50 को चेंज करने के बाद 50 को ऐड करने के बाद अगर उसका मीन निकालें तो मीन भी चेंज हो जाएगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा और मोड भी चेंज हो जाएगा। ये तीनों चेंज हो जाएंगे। जब अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 50 इजाफा कर दें, इंक्रीज़ कर दें तो हमारे तीनों रिजल्ट चेंज हो जाएंगे सिवाय रेंज के और स्टैंडर्ड डेविएशन के। अगर हम एक्स लिखते हैं और उनका रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं
और बाद में उस हर x के अंदर 50 का इजाफा करके अगर हम उसका रेंज निकालें या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो उनका आंसर चेंज नहीं होगा। मीन मीडियन मोड का आंसर चेंज हो जाता है, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट पूछा था, आपने स्टेटमेंट के मुतालिक बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 4b जो है वो आपको मीन और मोड से मुतालिक दिया गया है। क्लास इंटरवल दी गई हैं, क्लास इंटरवल दी गई हैं और यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल x दिया हुआ है, x निकालना है। x निकालने के बाद इनको fx से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका टोटल करेंगे। तो fx का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल हमारा आएगा 6854 और f का टोटल करेंगे तो 46 आएगा। और फार्मूले में आएंगे, मीन में पुट करेंगे तो मीन का आंसर 149 आ जाएगा। मोड में आते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 12 दी गई है, तो 12 भी हमारी जो है वो मॉडल क्लास कहलाएगी और मॉडल क्लास की जो सबसे लोअर मॉडल क्लास होगी वो होगी 144.5 होगी। इसका डिफरेंट लेंगे, हाइट आ जाएगा, FM जो होगा वो हमारा 12 होगा, F1 जो होगा FM 12 होगा, F1 9 होगा और F2 9 होगा। अब इस फार्मूले में आएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इसमें हम लोग मोड फाइंड करेंगे, डेटा निकालेंगे। तो यहाँ L हमारे पास 1 लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास जो हो जाएगा 144.5 हो जाएगा। H हमारे पास 9 आ जाएगा, FM हमारा 12 हो जाएगा, F1 9 हो जाएगा और F2 हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। फार्मूले में आएंगे तो बोर्ड का आंसर हमारा 149 हो जाएगा और बीन का आंसर भी 149 आ रहा है और मोड का आंसर भी 149 आ रहा है। और जब दोनों आंसर बराबर आए तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4c जो है वो हमें वेरिएंस से मुतालिक दिया गया है और यहाँ पे हमने वेरिएंस को फाइंड करना है। ग्रुप डेटा का सवाल है, x दिया हुआ है, fx का कॉलम बनेगा, x और f दोनों दिए हुए हैं, fx का कॉलम बनेगा, x स्क्वायर का कॉलम बनेगा और fx स्क्वायर का कॉलम बनेगा। इसका टोटल कर लेंगे तो f का टोटल हमारे पास 36 आएगा, fx स्क्वायर का टोटल 108 आएगा और fx स्क्वायर का टोटल f स्क्वायर का टोटल जो आएगा, f मल्टीप्लाई स्क्वायर का टोटल जो आएगा वो 396 आएगा। फार्मूले में आके वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस का आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5a जो है वो हमें रिग्रेशन इक्वेशन से मुतालिक दिया गया है और हमने यहाँ पे y on x की रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है और एस्टिमेट करना है y को और x की जगह पे 14 को पुट करना है। एज जो है वो हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट जो उनकी y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x और y का कॉलम बनाएंगे, x y निकालेंगे, x y का टोटल करेंगे, x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे और स्क्वायर का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद रिग्रेशन इक्वेशन y on x की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले b का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो b का कोफिशिएंट हमारे पास 1.77 आएगा। फिर उसके बाद a कांस्टेंट निकालेंगे तो उसका आंसर 35.29 आएगा। इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल 35.29 प्लस 1.77x, ये रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी y on x की। अब इसमें एस्टिमेट करने के लिए y को एस्टिमेट करने के लिए x की जगह पर हम 14 को पुट करेंगे। तो 14 को पुट करने के बाद हमारी x की जब एज हमारी 14 होगी तो वहाँ हाइट जो होगी वो 60 y की जो वैल्यू होगी यानी जिसकी हाइट होगी वो 60.07 होगी। तो हमारा 0.07 जो है इसकी हाइट आ जाएगी यानी y आ जाएगा। तो हमने y को एस्टिमेट कर लिया। तो ये सवाल हमें रिग्रेशन इक्वेशन और उसको एस्टिमेट करने से मुतालिक पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5b जो है वो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मुतालिक पूछा गया है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू बता रहा है और y की वैल्यू बता रहा है, वेरिएबल बता रहा है। x y निकालेंगे, x स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर का टोटल करेंगे, x y का टोटल करेंगे और y स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, y स्क्वायर का टोटल करेंगे, सारे सबके टोटल निकाल लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में आएंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आंसर है -0.53 आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर -0.53 आया है। उसने एक स्टेटमेंट पूछा था, ये पूछा था कि अगर हम हर x और y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेटमेंट के थ्रू इसको बताना है, सॉल्व नहीं करना। जैसे एग्जांपल हम x की वैल्यू 3 है, इसको 3 को
एक्स की वैल्यू 4 दी गई है पहली, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 9 3 18 हो जाएगा, यानी 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। इस तरह से x निकाल लें और 16 को 3 पे मल्टीप्लाई करके y निकाल लें, 22 को 3 पे मल्टीप्लाई करके सेकंड y निकाल लें, 11 को 3 पे मल्टीप्लाई करके y निकाल लें, यानी तमाम x वैल्यू को 3 पे मल्टीप्लाई करके एक x बना लें और y की वैल्यू को सबको 3 से मल्टीप्लाई करके न्यू y बना लें, और फिर इनको चेंज करके अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे और उससे एक्स वाई निकालें, एक्स स्क्वायर निकालें, वाई स्क्वायर निकालें, तो देखें भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर चेंज नहीं होगा। ये चेंज करने के बाद सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, एक्स को भी और वाई को भी, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आंसर है वो -0.53 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, द रिजल्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी अनचेंज व्हेन ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज मल्टीप्लाई विथ 3, यानी हर एक्स और वाई की वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर चेंज नहीं होगा, बल्कि ये -0.53 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5C जो है वो हमें GM HM से मुताल्लिक पूछा गया है। यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए, एक ऑब्जर्वेशन हमारे नेगेटिव आ रहा है, जब कोई एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पे GM HM कैलकुलेट नहीं होता, ना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A जो है ये हमें इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक दिया गया है। इसमें हमें बेस शेयर इंडेक्स मालूम करना है। बेस शेयर इंडेक्स जो होते हैं हम लेसर फार्मूले को कहते हैं, और करंट इंडेक्स जो होते हैं वो हमारे पाशिस फार्मूले को कहा जाता है। तो 2016 को यूज़ करते हुए क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे बेस शेयर की क्वांटिटी दिया है तो वहाँ लेसर का फार्मूला यूज़ करते हैं, जहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी दी जाए तो वहाँ पाशिस का फार्मूला यूज़ करते हैं। हम प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर लिखेंगे, प्राइस ऑफ न्यू ईयर लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ न्यू ईयर लिखेंगे, करंट ईयर लिखेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास पी एन क्यू ओ का टोटल आ जाएगा 4050, पी ओ मल्टीप्लाई बाई क्यू ओ का टोटल आएगा 3616, पी ओ और क्यू एन का टोटल आ जाएगा 4416, पी एन और पी और क्यू एन का टोटल आ जाएगा 3952। लेसपर के फार्मूले में आएंगे तो लेसपर का आंसर हमारा 112.00% आएगा, और पाशिस के आंसर में पुट करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, और पाशिस का आंसर हमारे पास 111.74 आ जाएगा। ये सवाल हमें लेसपर और पाशिस इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो हमें कंसिस्टेंसी से मुताल्लिक पूछा गया है। बेसमेंट ए और बेसमेंट बी, दो हमें बेसमेंट जिसमें बताना कौन सा बेसमेंट सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल है बैटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बेसमेंट ए के एक्स स्कोर ले लेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल 363 आएगा, एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे 2237 आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन पे आएंगे और फार्मूले पुट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर जो है वो 6.78 आ जाएगा। इसका मीन निकालेंगे और मीन के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारा आंसर मीन का जो है वो 60.5 आ जाएगा। CV निकालेंगे, इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की परसेंटेज जो आएगी बेसमेंट ए की वो 11.21 आएगी। सेम इसी तरह से बेसमेंट बी जो है उसके स्कोर लिखेंगे, प्लेयर बी के, प्लेयर बी जो हमारा बेसमेंट है उसके स्कोर लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, इसका एक्स का टोटल करेंगे 405 आएगा, उनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 28873 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पर आएंगे, उसका 16.0 से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, इसका मीन निकालेंगे तो मीन का आंसर इसका 67.5 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो इसका 23.70% आएगा। इन दोनों के अंदर हम देखें तो बेसमेंट ए जो है, प्लेयर ए जो है बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो प्लेयर ए की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आ रहा है, और जिस बेसमेंट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आएगा वही बेसमेंट हमारा मोर स्टेबल कहलाएगा। तो लिहाजा अगर हम देखें तो बेसमेंट ए जो है, प्लेयर ए जो है उसकी जो CV है वो सबसे कम आ रही है, ज़्यादा हम ये लिख सकते हैं कि प्लेयर ए इज़ मोर स्टेबल बैटिंग परफॉर्मेंस देन प्लेयर बी, यानी प्लेयर ए जो है उसकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है किसके मुकाबले में, प्लेयर बी के मुकाबले में। तो हम ये कंसिस्टेंसी के थ्रू हमने बेसमेंट ए की स्टेबिलिटी को मालूम कर लिया। उसके बाद सेक्शन सी जो है, इस सेक्शन सी के अंदर हमें 4 सवाल दिए जाते हैं, कोई 2 करने होते हैं, और यहाँ पे भी हर सवाल 20 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7A के अंदर हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन का सवाल दिया हुआ है। 3 पर्सन को हमने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर टोटल हमारे 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं। अगर ग्रुप में इस तरह से सेलेक्ट करें तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले हम टोटल लिख लेते हैं 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हमने कॉम्बिनेशन निकाला, अगर 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया तो 2 बॉयज़ का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 2 बॉयज़ का कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा, टोटल 5 बॉयज़ हैं तो 5 कॉम्बिनेशन 2, और 1 गर्ल ले रहे हैं तो टोटल गर्ल्स 4 है तो कॉम्बिनेशन आएगा 4 कॉम्बिनेशन 1। हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इसका टोटल आंसर 40 वे आएगा।
अच्छा, यहाँ पर ये सवाल जो है हमने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से निकाल के किया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि पेपर में हमारे पास टाइम है तो आप इसको पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर वे में करेंगे। उसके बाद जो है ये हमें सवाल जो है कॉम्बिनेशन से मुतालिक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा पॉइंट है, 2 गर्ल्स, अगर इसका हम कॉम्बिनेशन निकालें तो हमारा बनेगा 4 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन, इसका आंसर हमारा 30 वेज आएगा। एट मोस्ट 1 बॉय, 1 बॉय भी और नो बॉय भी। पहले 1 बॉय का सेट बनाएंगे तो बनेगा 5 कॉम्बिनेशन 1 एंड 4 कॉम्बिनेशन 2। फिर नो बॉय का बनाएंगे तो बनेगा 5 कॉम्बिनेशन 0, 4 कॉम्बिनेशन 3। तो इसका पूरा आंसर हमारा सॉल्व करेंगे तो 34 वे आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बी जो है वो हमें प्ले कार्ड से मुतालिक पूछा है। 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल 52 प्ले कार्ड्स हैं और टोटल 52 प्ले कार्ड्स में से हम 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल NS निकालेंगे तो हमारा 52 कॉम्बिनेशन 2 यानी NS हमारा पास जो आ जाएगा वो टोटल सैंपल इस पर आ जाएंगे 1326। फिर हमें रिक्वायर्ड मतलब बोथ क्वीन आ जाए। टोटल क्वीन कार्ड 4 होते हैं और सिलेक्शन 2 करनी है तो हमारा NA की तादाद 4 कॉम्बिनेशन 2 आएगा। इसमें NA की तादाद जो होगी हमारी, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो NA की तादाद 6 आ जाएगी और इस 6 को 1326 पे डिवाइड कराएंगे तो बहुत क्वींस का जो आंसर आएगा वो 0.0045 आ जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी रिक्वायर्ड है, कह रहा है ऑल फ्रॉम सेम स्वीट। 4 स्वीट्स होते हैं हमारे पास प्ले कार्ड में। एक हार्ट्स कार्ड होता है, एक डायमंड कार्ड होता है, एक स्पेड कार्ड होता है, एक क्लब्स कार्ड होता है। तो 4 सूट होते हैं और हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं और वगैरह किसी भी सूट से आ जाए लेकिन सेम सूट से आए। तो पहले सूट की अगर हम बात करें तो 13 कॉम्बिनेशन 2 बनते हैं, 4 सूट पे अप्लाई होगा तो फोर्सेस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो NB की तादाद जो 312 आ जाएगी और इस 312 की तादाद को हम 1326 पे डिवाइड कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी B का आंसर 0.2353 आ जाएगा। उसके बाद इसकी तीसरी रिक्वायर्ड जो आपसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी के हवाले से वो 2 स्पेड्स कार्ड की पूछी गई है। स्पेड कार्ड टोटल 13 होते हैं और 2 कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 13 कॉम्बिनेशन 2, इसका आंसर 78 आएगा। और प्रोबेबिलिटी C की निकालेंगे तो 78 को 1326 पे डिवाइड कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी C का आंसर हमारा वो 0.0588 आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन से मुतालिक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7C जो है वो 2 डाइस से मुतालिक पूछा गया है। 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं, उसके सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना है। दो डाइस को रोल कर रहे हैं, उसके सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना है। और सैंपल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस के 36 सैंपल बनेंगे। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम सम की बात करते हैं तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो 2 का स्क्वायर 4 सम बनता है और 3 का स्क्वायर 9 सम बनता है। तो ये 2 हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और एक 9 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 2, 4 और सम और 9 सम के एलिमेंट लेंगे तो हमारे 7 आ जाएंगे। 7 को 36 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर 0.1944 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो है वो हमें सैम्पलिंग से मुतालिक दिया गया है। पॉपुलेशन दिया 1357, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल ड्रॉ करना है तो नंबर ऑफ सैंपल मालूम करेंगे। 6 सैंपल बनेंगे और उनका सैंपल ड्रॉ करेंगे। सैंपल के मीन का मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा और पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो सैंपल के मीन का आंसर पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो हमें एस्टिमेशन से मुतालिक पूछा गया है। यहाँ पर हमें 4 सैंपल दिए हुए हैं और उनका कॉन्फिडेंस 95% लगा के एस्टिमेशन करनी है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है तो स्टैंडर्डेशन मालूम नहीं है तो स्टैंडर्डेशन अननोन कहलाएगा। स्टैंडर्ड भी निकलेगा और मीन भी निकलेगा। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और सैंपल लिखेंगे। 4 जो सैंपल दिए 85, 82, 75, 88 उनका स्क्वायर लेंगे, टोटल करेंगे 330 आएगा। 100 स्क्वायर का टोटल करेंगे 27318 आएगा। सैंपल का मीन निकालेंगे 82.5 आएगा। सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो 5.57 आएगा। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम नहीं था, हमने इसको मालूम किया है और नंबर 4 है तो इसके अंदर हम T को कैलकुलेट करेंगे और T हमारा 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.025 आएगा। और उसको 3 नंबर में देखेंगे, 4 ऑब्जर्वेशन दिए, 1 नंबर माइनस करा के 3 में देखेंगे तो आएगा 3.182 आ जाएगा। एस्टिमेशन में आएंगे, फार्मूले में आएंगे, पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला
में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे एस्टिमेशन का आंसर 73.64 से लेकर 91.36 के दरमियान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9A में आएंगे तो यहाँ पर हमें N1 45 दिया हुआ है, N2 60 दिया हुआ है, x बार 1 11.5 है, x बार 2 13.2 है, S1 3.2 है, S2 जो है 3.8 है। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तहत हमने 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लगाना है। कह रहा है कि दोनों मीन जो है पॉपुलेशन मीन μ1 μ2 इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो उनका डिफरेंट जो है HO जो हो जाएगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। H1 जो है वो डिफरेंट जो है μ1 माइनस μ2 के नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, स्टैंडर्ड दिया तो वेरिएंस निकाल लेंगे दोनों के, और वेरिएंस निकालने का जी कैलकुलेट के फार्मूले पुट करेंगे। तो जब जी कैलकुलेट के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारे जी कैलकुलेट के लिए 2.46 आएगी, और H1 हमारा नॉट इक्वल टू वैल्यू है तो यहाँ पे 2 टेल अप्लाई करेंगे तो 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आएगा, और टेबल में हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमारी 1.96 आ जाएगी। और दोनों तरफ हम लेफ्ट राइट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों साइड पे हम इसको टेल कर देंगे। अब हम अगर आपकी कैलकुलेट की वैल्यू देखें तो 2.46 आ रहा है, तो 2.46 जो है वो हमारी वैल्यू क्रिटिकल स्टार्ट हो रही है 1.96 से। अगर 2.46 की बात करें तो वो हमारा रेड एरिया में आ जाता है, यानी वो रिजेक्शन एरिया में आ जाता है। और जब आपका रिजेक्शन एरिया में आ जाएगा तो टी कैलकुलेट वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो वो नॉट इक्वल टू वैल्यू है, दोनों पॉपुलेशन बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9B जो है वो हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से मुतालिक दिया है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड एक्सपेक्टेड x, तो इसका मतलब होता है कि हमने मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालने के लिए x लिखेंगे, px लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखेंगे, x को px से मल्टीप्लाई कराएंगे, x और px को मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल करते हैं वो मीन होता है। तो हमें पहले मीन मालूम करना है, तो मीन हम का आंसर हमारा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड 2x माइनस 4 करना है, इसको सॉल्व करते हैं, e को मल्टीप्लाई 2x से कराएंगे तो हमारा 2 एक्सपेक्टेड मीन आ जाएगा -4। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक्सपेक्टेड मीन से, तो हम एक्सपेक्टेड मीन का आंसर 0 निकाल चुके हैं, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर -4 आ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड जो है हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम टेबल में आते हैं, एक्स के का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने का उसको px से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोबेबिलिटी x से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जो टोटल करेंगे तो एक्स स्क्वायर px का जो टोटल आएगा हमारा 1.17 आ जाएगा। तो ये हमें थर्ड पॉइंट पूछा था आपसे कि एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर का टोटल निकालना है, तो उसका आंसर हमारा 1.17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9C जो है वो हमें काई स्क्वायर से मुतालिक दिया गया है। हमें बतानी है डाइजेस्फियर है या नॉट फेयर है। हम इसका सबसे पहले सेट करेंगे HO तो हमारा HO में डाइजेस्फियर हो जाएगा, H1 हमारा अल्टरनेटिव जो है वो डाइजेस नॉट फेयर हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिखेंगे, हमें 6 डॉट दिए हमें, उनके ऑब्जर्व वैल्यू लिखेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू 6 यूज़ हुई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी 1/x 1/6 1/6 1/6 बनेगी। एक्सपेक्टेड निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है जो टोटल होता है उसको px से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी सब में एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ जाएगी। उसके बाद o में से e निकाल के उससे स्क्वायर लेके एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिवाइड करके तमाम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेट के लिए 4.46 आएगी। क्रिटिकल रीजन में जाएंगे, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.01 है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी 6 ऑब्जर्व वैल्यू रो के अंदर 6 ऑब्जर्व वैल्यू इन रो में यूज़ हुई हैं, तो रो में से एक निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो हम 0.0 को 5 में देखेंगे तो 15.086 आएगा। इसको हम लोग टेल करेंगे तो 0.01 की वैल्यू हमारी आ रही है 15.086, जबकि हम कैलकुलेट की वैल्यू देखें तो हमारी 4.46 आ रही है। अगर हम अपने क्रिटिकल के मुतालिक देखें तो हमारी वैल्यू 15 से शुरू हो रही है, तो 4.46 जो है वो इससे वाइड एरिया के अंदर आएगी, और जो वाइड एरिया हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेट वैल्यू है वो लाई कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉइन्स हमारी जो डाइज है वो बिल्कुल फेयर है, यानी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10A जो है वो हमें बाइनोमियल से मुतालिक दिया गया है और इसके अंदर 8 फेयर कॉइन टॉस हो रही हैं। इसके अंदर हमारा नंबर ऑफ ट्रायल जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, P 0.5 हो जाएगा, Q 0.5 हो जाएगा। रिक्वायर्ड में एटलीस्ट 2 की रिक्वायर्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, एटलीस्ट 2 हेड्स आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर होता है, तो 2 से हमने 8 तक लेके जाना है तो नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। तो हमें 2 से 8 तक नंबर लेने हैं। नेगेटिव में हम कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन से नंबर नहीं है, 1 और 0 नहीं है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तो 0 और 1 को प्लस करके इसको 1 में से लेस कराना पड़ेगा। तो हम पहले 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0.0039 आएगा, और हम 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0.0312 आएगा।
दोनों को प्लस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो दोनों को प्लस करने के बाद 1 में से लेस कराएंगे तो हमारा एटलीस्ट 2 का आंसर जो आ जाएगा वो 0.9649 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10B जो है वो हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक पूछा गया है और आपको बता रहा है, एवरेज बता रहा है जो कार जो है हमारी पेट्रोल पंप पे पहुंचती है एवरेज वो 2 पर मिनट में 2 कार पहुंचती हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 मिनट के हिसाब से, तो 4 मिनट के हिसाब से निकालनी है। अगर 5 कार पहुंचती हैं तो इसके हिसाब से बताएं कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो पर मिनट में 2 कार पहुंचती हैं, तो अगर हम 4 मिनट के हिसाब से बात करें तो 2 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 8 कार एवरेज हमारी जो है वो 4 मिनट में 8 कार जो है वो पेट्रोल पंप पे एवरेज जो है कार पहुंच रही हैं। तो एवरेज हमारा जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और हमने 5 कार अगर पहुंचे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूले पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.1755 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10C जो है वह हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक पूछा गया है। मीन हमें बता रहा है 58 है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है 12 है और मोर देन 82 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका यूनिट निकालेंगे जी यूनिट, तो इसका जी यूनिट जो होगा वो हमारा 2 आएगा और साइड से तो मोर देन जाना तो प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाएंगे। तो हम इसको जब प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 की निकालेंगे तो हमारा पहले पूरा एरिया ले लेंगे 0 से प्लस इन्फिनाइट का, पूरा आधा हाफ एरिया 0.5 ले लेंगे। लेकिन हमने जो जाना है वो 2 से मोर जाना है, तो 0 से 2 नहीं जाना मोर। ये हमारा एरिया जो है एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, फालतू का एरिया आ रहा है। इस पूरे एरिया में से 0.5 में से 0 से लेकर 2 तक का एरिया की वैल्यू लेस करवा देंगे तो हमारी इस 2 से लेकर इन्फिनाइट तक की हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0228। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें बिटवीन बोला 70 और 78 के दरमियान अगर हमारी इनके दरमियान 70 और 78 के दरमियान अगर हमारी हाइट जाती है तो 70 और 78 के दरमियान अगर हमारा वैल्यू आती है तो इनके दरमियान क्या चांसेस होंगे। तो हमने 78 का यूनिट निकालना है, 78 का जी यूनिट निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा और 78 का हम जी यूनिट निकालेंगे 1.67 आएगा। हमने बिटवीन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले हमने 0 लिखा क्योंकि 0 पॉइंट पे जी की वैल्यू 0 होती है तो ये मीन होता है और ये मीन की वैल्यू यहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। और 1 हो लिखा हमने 1.67 लिखा। अब हमने 0 से पहले 1.6 का तक की पूरी एरिया की वैल्यू ले ली, लेकिन हमने जो बिटवीन जाना है वो 1 से लेकर 1.67 के दरमियान जाना है। तो 0 से लेकर 1 तक का जो एरिया है वो हमारे अनरिक्वायर्ड एरिया है, नॉट रिक्वायर्ड एरिया। तो जो नॉट रिक्वायर्ड एरिया है यानी इस फालतू का एरिया, एक्स्ट्रा एरिया, उसको टोटल एरिया में से हम इसको लेस करा देंगे 0 से 1 का एरिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1112। तो ये सवाल हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10C था और बहुत आसान पेपर था और वैसे इसको आप काफ़ी मदद मिलेगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स हो या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो ज़रूर बताइएगा और बहुत इजी सवाल था। अच्छा, इसमें 2016 जो रेगुलर है वो मैंने इसमें अपलोड नहीं करा और 2016 रेगुलर जो है वो 2021 का तकरीबन ज़्यादातर सवाल सेम है। ज़्यादातर सवाल समझिए हम ये कह सकते हैं कि 2017 रेगुलर का पेपर जो है वो 2021 एडीसी वालों का बिल्कुल सेम पेपर था, तो बिल्कुल वही पेपर होगा। अगर जो 2017 की तैयारी करते हैं अगर उसमें कन्फ्यूजन होती है कोई प्रॉब्लम तो वो 2021 को देख सकते हैं, तकरीबन वही सवाल हैं सारे जो 2017 में पूछे गए हैं 2021 में। तो आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। कोई मिस्टेक्स हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो यकीनन ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।